क्यों लड़ रहे? क्या वो इंसान नहीं? देखो, आज हमारे बीच फैजान नहीं। जंग बहुत तेज हो चली है और जंग से ही जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अब 1 लाख सैनिक युद्ध में उतार दिए हैं। और खबर यह है कि यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। उधर जर्मनी ने अब नेटो से अपील की है कि अब रूस पर हमला करने का वक्त आ गया है। पूर्वी यूक्रेन पर पूरा कब्जा। पोक्रोवस्क में घुसे 1 लाख सैनिक। 40 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये हो गए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को और तेज और बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब से द हेग में नेटो के 32 देशों की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पुतिन के तेवर यूक्रेन के साथ साथ नेटो से बहुत बड़ी जंग को लेकर सख्त हो चुके हैं। खुद नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका खास तौर से रूस को ईरान की तरह तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पूरा कब्जा करने का आदेश दिया है, उसने यूक्रेन के साथ साथ नेटो के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना ने मार गिराया। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की नई एडवांस इस्कंदर M मिसाइलें कैसे तबाह कर रही हैं। इसके अलावा देखिए, पिछले 24 घंटे में रूस ने अचानक 500 घातक आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के किन किन इलाकों को जलाकर भस्म कर दिया। इसके साथ ही देखिए, पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क इलाके में रूस की 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन नेटो की तरफ से मिले तमाम हथियार मदद के बावजूद रोक क्यों नहीं पा रहा है। इन सभी खबरों में सबसे पहले ये जान लीजिए। रूस ने मार गिराया F-16 जेट, 500 ड्रोन से रूसी हमला। एक 1221 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस के हमले लगातार यूक्रेन पर हो रहे हैं। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद रूस ने जिस तरह से पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं, उसने खास तौर से पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड बम, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को रूसी हमले से नहीं बचा पा रहा है। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए
यूक्रेन ने जिन अमेरिकी F-16 जेट को हमला करने के लिए भेजा था, उसे भी रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने 29 जून को खुद माना है कि एक यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई और उसका एक F-16 जेट रूसी हमलों को रोकने के दौरान मार गिराया गया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि पिछली रात रूस ने कई सारे ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। उसी दौरान एक F-16 फाइटर जेट रूसी सेना के निशाने पर आ गया और तबाह हो गया। वायुसेना ने टेलीग्राम ऐप पर कहा, पायलट ने अपने सभी ऑनबोर्ड हथियारों का इस्तेमाल किया और 7 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। आखिरी लक्ष्य को मार गिराते समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी ऊंचाई कम होने लगी। इस दौरान पायलट आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले जाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिर में F-16 तबाह हो गया और उसे उड़ा रहा F-16 पायलट भी मारा गया। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने 28 जून को पूर्वी यूक्रेन पर 450 से लेकर 500 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। 28 जून को ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले ने पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन के कई इलाकों को दहला कर रख दिया है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 477 रूसी ड्रोन और 60 मिसाइलों का सामना किया। इनमें से 249 ड्रोन को मार गिराया गया और 226 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए बेअसर किया गया। यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन में कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, इसके बाद से रूस यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला कर चुका है। ये वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है। यानी रूस 28,743 शाहिद ड्रोन से ही यूक्रेन को भून कर रख दिया है। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks. Each one showing the true nature of Putin's war. इधर दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के द हेग में नेटो सम्मेलन में जेलेंस्की ने ट्रंप से 50 मिनट की मुलाकात के दौरान साफ कह दिया है कि अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, खेर्सोन, ज़पोरिजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है, उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के उड़ाए चीथड़े, पोक्रोवस्क में घुसे 1 लाख सैनिक। पोक्रोवस्क पर रूस दिन रात हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना बड़ी मुश्किल से रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोक्रोवस्क शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इससे पोक्रोवस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया है। पोक्रोवस्क शहर में
सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है। इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये यूक्रेन के कोस्तियांतिनिवका, क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी जुड़ा है। सिरस्की ने आरोप लगाया कि रूस पोक्रोवस्क पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करना चाहता है। सिरस्की ने कहा, रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में पहुंचकर और वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस अब पोक्रोवस्क शहर पर सीधा हमला करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरेन गाड़ियों और बग्गियों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ओदेसा में रूसी ड्रोन हमले में एक टीचर और उसके पति की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए हैं। डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में कोस्तियांतिनिवका और इवानोपिलिया के गांवों पर एक और रूसी हमले में कम से कम 2 अन्य लोग मारे गए हैं। एक और रूसी हमले में कम से कम 2 अन्य लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी आधिकारिक सूचना के मुताबिक 28 जून की रात को यूक्रेनी राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। खबर यह भी है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क में चेरवोना जिरका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवजा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। नेटो का 5% बारूदी प्लान, 10 साल तक लड़ेंगे पुतिन। फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी। उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। द हेग में हुई इस समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है।
इस बीच खबर है कि स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है, या कहें दुविधा में है। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के समाधान की दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन 4 यूक्रेन क्षेत्रों पर मॉस्को के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस चाहता है लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा माना जाए। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। अभी यूक्रेन के लगभग 27% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जिसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक तथा खार्किव, सुमी, दनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सुमे क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के बॉर्डर इलाकों जैसे कुर्स्क, ब्रांस्क और बेलगोरोद को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमलों से बचाना है। रूसी सेना ने सुमे के 4 गांवों नोवेंके, बासिवका, वेस्लिवका और जुरावका पर कब्जा किया है, जो अब ग्रे जोन में है। रूस का दावा है कि सुमे शहर यानी सीमा से 25 किलोमीटर दूर को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन की हमलों की क्षमता कम होगी, लेकिन रूस अभी भी पूरी तरह से चारों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा नहीं कर पाया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यूक्रेन बार बार नेटो और अमेरिका से कह रहा है कि अगर जंग में नेटो सीधे नहीं कूदा तो यूक्रेन के बाद रूस का अगला हमला यूरोप पर शुरू हो जाएगा। ईरान से सीज फायर होने के बाद अचानक इजरायली सेना ने गाजा में हमले और तेज कर दिए और इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक ऐसा भीषण हवाई हमला किया जिसमें हमास का एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है। लेकिन इस हमास कमांडर को मारने के चक्कर में 72 फिलिस्तीनी भी इसमें मारे गए, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। सौ 32 दिन से गाजा में तांडव, 2 मिनट में मारे 72 फिलिस्तीनी। 21 महीने से गाजा में हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच खूनी युद्ध चल रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक गाजा में 56,452 लोग मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान से इजराइल तक सीज फायर होने के बाद कितने बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गाजा में सिर्फ 2 मिनट से भी कम वक्त में 72 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए। हम आपको वो दर्दनाक खबर भी दिखाने जा रहे हैं जहां दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो आटा फिलिस्तीनियों को खाने के लिए भेजा गया उसमें नशीली गोलियां डाली गई हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा के लोगों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ देखिए
पिछले हफ्ते हमास के हमले में मारे गए इजराइल के 7 सैनिकों का बदला इजरायली सेना ने कैसे लिया। साथ ही देखिए हमास के कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा को मारकर इजराइल अपनी जीत के दावे क्यों कर रहा है। इजरायली सेना का हवाई हमला, मारा गया कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा। ईरान इजराइल का सीज फायर होने के बाद से गाजा पर इजरायली सेना ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए। 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजराइल एयरफोर्स इस वक्त गाजा में हमास के बचे खुचे अड्डों पर मार रही है। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल बिना किसी परवाह किए अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले इस वक्त गाजा पट्टी में कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में इजरायली हमलों का कितना भीषण और व्यापक असर हुआ है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास का टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा मार गिराया गया। आईडीएफ ने कहा कि अल इस्सा 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वो गाजा में हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता था। वो हमास के सैन्य विंग के संस्थापकों में से एक था। इजरायली सेना ने कहा कि टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा हमास की सैन्य ताकत बढ़ाने का काम करता था। आईडीएफ ने कहा हकाम मोहम्मद ईसा की वायु और नौसेना हमलों की योजनाओं में भी अहम भूमिका थी। बताया गया कि ईसा हमास के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का प्रमुख और अल कसम ब्रिगेड की मिलिट्री एकेडमी का सह संस्थापक भी था। तो कथित तौर पर हजारों लड़ाकों को प्रशिक्षित करने और तकनीकी क्षमता विकसित करने में वो लगा हुआ था। आईडीएफ ने बताया कि ईसा ने सीरिया और इराक में युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। साल 2005 में सीरिया से गाजा में आया था और इसके बाद वो हमास के सैन्य संगठन का अहम हिस्सा बन गया, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। 2 मिनट में मारे 72 फिलिस्तीनी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल के गाजा युद्ध में अब तक कम से कम 56,412 लोग मारे गए हैं और 1,33,054 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को काफी कम बताया जा रहा है। हकीकत में गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब आप ये जान लीजिए कि गाजा में हुए ताजा हमले में आखिर हुआ क्या है। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने हमास के टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा को मारने के लिए 72 निर्दोष नागरिकों की बलि ले ली। इजरायली सेना का दावा है कि टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा ने फिलिस्तीनियों के शिविर के बीचों बीच अपना अड्डा बना रखा था, जिसकी वजह से टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा के साथ आम फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 बच्चे और उनकी मां पिता भी शामिल हैं। खान यूनिस के मुवासी में तंबू में सो रहे परिवार पर मिसाइल गिरने से पूरा घर जलकर राख हो गया। परिजनों ने कहा इन बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा था। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले सप्ताह इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा की स्थिति पर काम कर रहे हैं, इसमें मदद करने की कोशिश की जा रही है। إيش زي اللي بكهرب فينا كهرة بالعادة. قام ولادي كلهم يصرخوا قمت أصرخ. ولادي اللي رجعت تاني لقيتهم مرميين كلهم. طلعت برا أصوت بدنا أسعف وأنا كنت مضروبة في رجلي بجري وبمرق عليهم بطلع. ابن هذا اللي عمل العملية كان ينادى على أبويا بابا لحقني رجلي.
नशीला आटा खाने को मजबूर गाजा, फिलिस्तीनियों को धीमा जहर। गाजा में भुखमरी फैल चुकी है। आटा लेने के लिए फिलिस्तीनी अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भेजे गए आटे को हासिल करने के लिए लोग टूटे पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई जिसने होश उड़ाकर रख दिए। क्या इजराइल गाजा में मौजूद फिलिस्तीनियों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है? आरोपों में कहा गया कि ऐसी नशीली दवाएं न केवल आटे में पाई गई बल्कि इसे आटे में मिलाया भी गया था। फिलिस्तीनी डॉक्टर खलील मजे अबू नादा के मुताबिक ये हमारी सामाजिक सोच को बर्बाद करने का हथियार है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन से विस्थापित हजारों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जान की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका, इजराइल या यूएन की किसी एजेंसी की ओर से आने वाली राहत सामग्री पर वो टूटे पड़ते हैं। लेकिन इस बीच ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। दावा है कि अमेरिका, इजराइल की ओर से भेजी गई राहत सामग्री के पैकेट्स में ऑक्सीडोन पिल्स यानी नशीली दवा की गोलियां मिली है। फिलिस्तीन समर्थकों का आरोप है कि यह गाजा वासियों के लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमे जहर की तरह है। ये उन्हें नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने का प्लान है। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका, इजराइल के हेल्प सेंटर की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में नारकोटिक्स टैबलेट यानी कि नशीले पदार्थ वाली गोलियां मिली है। ये भूखे मर रहे फिलिस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश है। ये फिलिस्तीनी समाज को नशे की लत में झोंकने का हथकंडा है और युद्ध अपराध से भी ज्यादा गंभीर है। इधर इजरायली अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जल्द ही इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम को लेकर समझौते पर फैसला हो सकता है। ट्रंप ने 30 जून को सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि गाजा में समझौता करें और बंधकों को वापस लाएं। इजराइल और हमास के बीच इस साल की शुरुआत में 8 हफ्तों का संघर्ष विराम हुआ था। इस दौरान बंधकों की रिहाई हुई थी। हालांकि सहमति न बनने के बाद दोबारा संघर्ष विराम नहीं हो सका। गाजा में इजरायली सेना भयंकर हमले कर रही है। अगर कुछ दिन पहले के हमले देखें तो वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। गाजा पट्टी के देर अल बला में इजराइल के बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले में भारी तबाही हुई और घटना स्थल पर धुएं का घना गुबार देखा गया। रिहायशी इलाके भी इस हमले की चपेट में आ गए। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले में गाजा में भारी तबाही मची। मृतकों की संख्या में भी और बढ़ोतरी की आशंका है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। पूरे इलाके में भगदड़ और बदहवासी जैसे हालात हैं। इजरायली सेना ने गाजा में गिदोन चैरियट्स अभियान शुरू किया, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। गाजा में 632 दिनों से चल रही जंग में इस वक्त इजराइल की वायुसेना जेट पूरी ताकत और रफ्तार से हमले कर रहे हैं। चाहे रात हो या फिर दिन, इजरायली हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जमीन पर इजराइल टैंक तेजी से गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद जरूरी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक निर्णायक हमला करने के लिए गाजा के अंदर घुस चुके हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। सेना ने कहा कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जबालिया जैसे इलाकों में भारी बमबारी हुई है, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
गाजा पर इजराइल का कब्जा, लीबिया भेजेंगे 10 लाख फिलिस्तीनी। ये अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गाजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। अब पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया है जिसने गाजा पट्टी में मौजूद 23 लाख फिलिस्तीनियों में से 10 लाख फिलिस्तीनियों को खौफ में डाल दिया है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी। उस वक्त ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने भी कड़ा विरोध किया था। एनबीसी न्यूज अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी भी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से लीबिया भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये तय हो जाएगा कि अब इजराइल गाजा के सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर पूरे गाजा पर कब्जा कर लेगा। इधर ऑक्सफैम के इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिदा ने कहा, ये गाजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया है। 21 महीनों की तबाही के बाद गाजा एक ऐसी जगह बन गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून निलंबित हैं और मानवता गायब है। अब ऐसे हालात में गाजा में इजरायली सेना आगे क्या करती है, इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं।